Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and our topic of discussion is electrostatics. This is the lecture number 5, and in this lecture we are going to discuss the electric line of forces. First of all, I would suggest you to subscribe our channel Bambole Academy on YouTube so that you can get the notification as soon as we uploaded a new video for you. Okay, so let us start with the electric line of forces. सबसे पहले बेटा आप इसकी definition लिख लीजिए. What is the electric line of forces? ठीक है, जैसे हमने पिछले जो लेक्चर में in the last lecture we have discussed the electric field and also found the electric field due to different charge distribution system. In this lecture we will discuss some concept on the electric line of forces and electric flux also. So electric line of forces होती क्या है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे कि बेटा जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है ऐसे करके, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वैसे वास्तविक में नहीं होती है, बट दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन which gives the direction of electric field in space, which give direction of electric field in space. क्लियर है क्या बात? जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है. और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से देखो कि यदि आपको एक फॉर्मूला पता हो F = Q × E, तो जो फोर्स होता है यदि चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी यदि चार्ज की पॉजिटिव है. इसका मतलब यदि आप किसी पॉइंट पर जैसे मान लीजिए चार्ज Q है प्लस Q पर और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो व्हाट विल यू डू? एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी. तो आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, क्या कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस और कर्व व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज is placed in a space. The direction of electric field is same as that of the force applied on this charge. क्लियर है क्या बात? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती हैं. सो ये ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की. इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस भी बोलते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, काफी कुछ बोल सकते हैं इन्हें, है ना. तो ये है. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले लिखिए, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे लिखते हैं, हेडिंग डालिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? क्लियर है कि बात? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. क्लियर है क्या बात? और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. क्लियर है क्या बात? और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ओपन लूप बनाती हैं. प्लस क्यू चार्ज के लिए चार्ज से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी बेटा? ये अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है. जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के कहां तक? चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं. यानी कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्लस क्यू होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट होता है. इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो इनफाइनाइट होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए टर्मिनेटिंग पॉइंट खुद चार्ज ही होगा. क्लियर है बात? अच्छा, यदि हम, ये तो हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से. लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन भी दिया होता है और हमें पूछा गया होता है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है और हमारे पास, एक मिनट, तो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो कैसे करेंगे? एक दूसरे को रिपल करती हैं बेटा. ये
एक दूसरे को सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो कंडीशन होगी, जो इमेजिनरी लाइंस होगी, वो इसकी एक दूसरे को रिपल करती हुई होंगी। एक्चुअली इनमें हम जो रिपल्शन है बिटवीन टू सेम चार्जेस वो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। यदि आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखोगे, नेगेटिव Q और माइनस Q चार्ज के लिए यदि आप कंसीडर करोगे तो देखो इसमें से तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी और इनफाइनाइट तक चली जाती है। क्लियर है बात? नेगेटिव चार्ज पे जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट से आएगी और कहां जाएगी बेटा? चार्ज पर आकर के रुक जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या होगा? इसमें भी रिपल्शन ही होता है और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायग्राम बनता है वो जैसा कि मैं आपको बना रहा हूं, रिपल्सिव नेचर होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की और वो इस तरीके से हो जाती है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो व्हाट इज इट? दिस इज द रिपल्शन बिटवीन द, दिस इज व्हाट? दिस इज द रिपल्शन बिटवीन द प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज में रिपल्शन होता है। एक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण भी करती हैं। कैसे कि प्लस Q चार्ज और यदि आप माइनस Q चार्ज को एक दूसरे से रख दें तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस Q चार्ज से निकलेगी और माइनस Q चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी। प्लस Q चार्ज पर निकलेगी और माइनस Q चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। प्लस Q चार्ज पर निकलेगी और घूम घूम करके यहाँ पर आकर के नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी। प्लस Q चार्ज से निकलेगी और घूम घूम करके जाकर के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरीके से ये जाएगी और ऐसे घूम करके कहाँ पे आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगी। इसी तरीके से ऐसे निकलेगी और ये घूम करके कहाँ पे आ जाएगी बेटा? नेगेटिव चार्ज पर आ जाएगी। इसी तरीके से इधर से निकलेगी और ये घूम करके लंबा घूम करके कहाँ पे जाएगी? नेगेटिव चार्ज पर घुस जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव में रिपल्शन होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस एंड ऑल्सो द फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। इसके अलावा कोई वैसे भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। सो ये क्या है बेटा? दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम लिखते हैं अपना प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बेटा? देखो जैसे कि अपन ने अभी बच्चों डेफिनेशन में बताया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, इट गिव्स द डायरेक्शन। इफ वी थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो गई होगी शायद। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब है दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ कर्व, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट it gives the direction of electric field। तो यदि मान लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो बेटा, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है क्या बात? कैसे कि मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट भाई, बिकॉज यदि पहली इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बेटा दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग वो टेंजेंट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग हम इस पे टेंजेंट E2 ये ड्रॉ करेंगे। तो यानी यदि आप एक पॉइंट P को कंसीडर करो तो पॉइंट P पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। आ गया क्या बात समझ में? दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे करके। सो टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है क्या बात? दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी और लिख देता हूं मैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्पेस में, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल सकते हो इसे, या आप इसे स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, दैट्स इट नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया में कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि एक एस सी वर्मा में भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे देखो बेटा इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे करके ऐसे लाइक दिस। ये देखो, अब ध्यान से देखो कि अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, दिस इज लाइक दिस, ओके। यहां मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट सी है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इतना बड़ा एरिया कंसीडर करूं यहां पर, और इतना बड़ा एरिया कंसीडर करूं और इतना बड़ा एरिया कंसीडर करूं, दोनों तीनों एरिया क्या है, लगभग लगभग सेम है, एरिया सबके सेम है। तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया को थोड़ी देर के लिए मैं एरिया ए मान लेता हूं, है ना, इसे ऐसे, और तो जब एरिया माना है तो इसे P, इसे Q और इसे R लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया तो तीनों का सेम है, लेकिन यहां से फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है बेटा, 5, और यहां से फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 1, यहां से फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 3। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया किसकी इस पॉइंट पर ज्यादा है। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी बेटा, सबसे ज्यादा P पर होगी। उसके बाद यहां पर 3 पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पर ज्यादा होगी, और सबसे कम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां पर होगी, Q पर होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, यदि मान लेते हैं ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब जगह कॉमन है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नहीं ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको डायग्राम दिया हुआ है किसी स्पेस में इस तरीके से है। तो यदि आप देखोगे 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो आप देख करके बता दोगे कि इसमें जो, यदि हम एरिया लें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो तीनों का एरिया सेम है और तीनों में से 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया तीनों में सेम है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3, ये वाला क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं किस तरीके से, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये प्लस Q चार्ज है, और प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस प्रकार से निकलती हैं, जैसे कि आपको पता है अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, इस तरीके से बना देते हैं हम, ठीक है। ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यदि मैं इस पॉइंट को 1 लूं और इस पॉइंट को 2 लूं, तो यदि मैं एक एरिया A बनाऊं और एक एरिया B बनाऊं, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। तो देखो इसी एरिया में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर उसी एरिया में एक फील्ड लाइन जा रही है। तो कौन सी ज्यादा होगी बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया 1 पर ज्यादा है, तो सेकंड पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। आगे बात समझ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि number of field line is proportional to the directly proportional to the magnitude of charges। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख लो, the number of field lines are proportional to magnitude of चार्जेस, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, आप इसको कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही
जितना बड़ा चार्ज होगा उससे निकलने वाली या उस पर पहुंचने वाली जो फील्ड लाइन होगी बेटा वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं एक प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं और एक माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूं, तो आप देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ली है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। और यहाँ पे सॉरी प्लस और माइनस तो दिया हुआ ही नहीं है, ये दिया हुआ नहीं था, ऐसे करके निकल रही थी इसमें, है ना, ये ऐसे करके था, ऐसे करके था। तो आपको ये बताना है कि चार्ज A है और ये चार्ज B है। तो मैंने अभी क्या बताया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यदि आप इसमें देखोगे इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और इससे कम निकल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे फील्ड लाइन निकलती हैं वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर करती हैं, टर्मिनेट होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जो चार्ज A है, चार्ज A इस पॉजिटिव है, और जो चार्ज B है बेटा वो कैसा है, वो नेगेटिव है। पहली बात तो ये वो भी पूछी गई थी इसमें। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा। यदि आप इस चार्ज को देखोगे तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 4, तो जस्ट हाफ चार्ज है इसका। तो देखो यहाँ से तो QA का जो मैग्नीट्यूड होगा, QA का मैग्नीट्यूड वो Q से बड़ा होगा, यानी कि ये चार्ज बड़ा होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो जाती है। क्लियर है क्या बात। अब हम एक और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम कंडक्टर में भी कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इन कंडक्टर। लिख लो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इन कंडक्टर एंड एट द सरफेस दे एंटर perpendicularly to the surface of conductor and when they comes out from the conductor also perpendicular to the surface of the conductor। मैं आपको एग्जाम्पल के सहायता से आपको समझा दूंगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से ये है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टर। यदि आप इस कंडक्टर को इस स्पेस में रख दोगे, जब आप इस स्पेस में रखोगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, कंडक्टर है ना, दिस इज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर। फिर कैसे एंटर करती है बेटा, होती तो है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है फील्ड इज एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात, फील्ड इज एट रेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एंटर करेंगी बेटा, ध्यान से देखो थोड़ा सा। जब भी कंडक्टर होगा तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो उसके सरफेस से परपेंडिकुलर एंटर करेगी और सरफेस से परपेंडिकुलर उससे आउट भी होगी। यदि ये ऐसे जा रही है तो यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर परपेंडिकुलर एंटर करती है इस तरीके से। यदि ये जा रही है तो परपेंडिकुलर एंटर करती है इस तरीके से, यदि ये जा रही है तो परपेंडिकुलर एंटर करती है। क्लियर है क्या बात। ये कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर एंटर करेगी, ये कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर एंटर करेगी, और ये भी परपेंडिकुलर एंटर ही करेगी। और जो बाहर आएगी बेटा वो भी परपेंडिकुलर इसमें से बाहर आ जाती है। तो ये बात ध्यान रखने का है, कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एंटर नहीं कर सकती, और बाहर भी आती है कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और अंदर भी जाती है किस प्रकार से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया कंडक्टर। अब दिस इज कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या सॉलिड कंडक्टर हो चाहे स्फेरिकल शेल हो, ये कैसा हो सकता है, सॉलिड हो और स्फेरिकल
शेल, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये यदि स्फेरिकल शेल होगा, ये स्फेरिकल शेल होगा, तो यदि आप इसके अंदर कोई क्यू नोड आवेश रख दें, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये शेल है, क्यू नोड रखा, और आप उसके अंदर रख देंगे, जैसे मान लिया ये क्यू नोड है, अब यहाँ पे क्यू नोड आपने रख दिया, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यदि आपने क्यू नोड रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्यू नोड ही लगने लगेगा। लेकिन यदि एक चार्ज है और हम चाहते हैं कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, एक शेल लेंगे, कंडक्टिंग शेल लेंगे, और उस कंडक्टिंग शेल को क्या करेंगे, उसके अंदर इस चार्ज को रख देंगे। किस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगी। आ गई बात समझ में, जा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग की तरह वर्क करेगा। ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग की तरह क्या करता है बेटा, वर्क करता है। इसका मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन स्फेरिकल शेल, है ना। कौन से शेल में, स्फेरिकल शेल में यदि आप रख दोगे तो क्यू नॉट विल बी अफेक्टेड, विल नॉट बी अफेक्टेड, है ना, affected by external field, external इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये जो शेल है ये किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह कार्य करेगा। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 अकॉर्डिंग टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एंटर इनटू द कंडक्टर। क्लियर है क्या बात। तो ये बात है। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5, दे डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती, अर्थात ये क्या होता है, ओपन होती है ना, ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। जैसे कि प्लस क्यू से निकली और इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो गई, माइनस क्यू इनफाइनाइट से निकली और माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो गई। या यदि आप प्लस क्यू और माइनस क्यू लोगे तो प्लस से निकली माइनस पर क्या हो गई, टर्मिनेट होगी। वाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अभी मैं आपको बता देता हूं, वाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब पढ़ेंगे हम, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, ये जो दे डज नॉट फॉर्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, है ना। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, चार्ज एट रेस्ट पर। यदि लेकिन जो चार्ज मूव कर जाता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे लिख लेना, ये तो लिख ही लिया पॉइंट। बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये आप बात ध्यान रखना बेटा। क्लियर है क्या बात। क्यों, क्योंकि जो अब एक चीज और पढ़ेंगे कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती है ना, बाद में आपको नहीं पता। और जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, ये जो होती है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर। क्लियर है क्या बात। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्वेश्चंस, ये जो इनकी डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, है ना। ये मैंने काफ़ी इसमें जितने भी पॉइंट थे वो सब आपको मैंने बता दिए हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये एक्सप्लेनेशन है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को जो हम पढ़ाते हैं वो इसलिए पढ़ाते हैं जिससे कि अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ जाए, उसके बाद हम गॉसेस लॉ को समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो नया टाइटल है, हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार से होता है कि अभी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं कि ये तो एरिया है। सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप साइड में लिख सकते हैं, जो एरिया है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है ना। डायरेक्शन जो होगी किसकी बेटा? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सरफेस है ना, ये एक सरफेस है ऐसे करके, तो इसका जो सरफेस है इसे तो हम प्लेन बोलते हैं, और ये जो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? तो सरफेस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि एक एग्जांपल और, ये जो बोर्ड है आपको जो दिख रहा है ये बोर्ड का सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये आप बात ध्यान रखिए, ठीक है? तो मैंने बता दिया है अपने को। अब देखो कि हम एक रेक्टेंगल या किसी प्रकार का एक सरफेस ले लेते हैं, ये इस तरीके की सरफेस है, तो जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो कैसा होगा? वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटा? इधर से एंटर करेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम, इस तरीके से एंटर कर रही हैं और इस तरीके से बाहर निकल रही है। आगे बात समझ में? इस तरीके से, दिस इज लाइक दिस, ऐसे एंटर करेगी और ऐसे निकलेगी। आगे बात समझ में? ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्रॉपर्टी नंबर 2 में, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ानी, यदि तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया होता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ानी है तो इसी में क्या करोगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दोगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर डेंसर कर दिया और फील्ड लाइन्स आ गई, ये गई। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा दोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, डेंसर हो गया ना बेटा। क्लियर है बात? नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी बढ़ जाती हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? यदि आप इसका एरिया बढ़ा दोगे। एरिया कैसे बढ़ाओगे? ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया से थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, थोड़ा सा बड़ा। देखो मैंने कैसे कर दिया, थोड़ा सा बड़ा मैंने ऐसे कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये अभी भी है ना, ये यहीं से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ फील्ड लाइन को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को बढ़ा सकते हो, या दोनों को बढ़ा दो या एक को बढ़ा दो। दूसरी बात ये हो गया, ये जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो आप ध्यान से सुन लो, डेफिनेशन लिख लो कि लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई electric flux phi, it is represented by phi, is a vector quantity, or electric flux phi is a scalar quantity and this quantity is proportional to the number of field line. तो जो फ्लक्स होती है it is proportional to the number of field line, यानी कि फील्ड लाइंस, यानी कि जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाता है यदि, तो जो फ्लक्स होता है उस E इंटू ए, इस क्वांटिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। पर समझ में आ गई बात? ये बात है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम, और एरिया की यूनिट होती है एरिया स्क्वायर, है ना, सॉरी मीटर स्क्वायर। और इसे हम यूनिट तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिखते हैं, है ना, ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी एक यूनिट वोल्ट मीटर भी होती है, जो कि हम बाद में डिस्कशन बाद में करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसकी यूनिट कितनी होती है? ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी
हो सकती है। सो दिस इज द वेक्टर, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। लेकिन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। कंडीशन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है हमने, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली कट करनी चाहिए, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस को परपेंडिकुलरली कट नहीं करती, जबकि किसी एंगल पर कट करती है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ऐसे यहाँ इधर साइड में लिख देते हैं, है ना, इसे लिख लीजिए वोल्ट मीटर, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसे लिख लो। अब देखो, इफ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इफ देयर इज एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल है, क्लियर है क्या बात? यदि कोई एंगल है, एंगल किस प्रकार से? मान लेते हैं कि ये हमारा पास क्या है, ये कोई एरिया है, ये कोई सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर किधर है बेटा? दिस इज द एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक डायरेक्शन में नहीं है, वो क्या है, कुछ एंगल बनाता है, यानी कि इसके बीच में एंगल कितना है बेटा? थीटा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एंगल पर है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ये दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। चित्र भी हम बढ़िया ही बनाएंगे, चिंता मत करो, ऐसे, दिस इज लाइक दिस, है ना, इस तरीके से है। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? एरिया है। तो आप क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि एरिया के डायरेक्शन में है। यदि आप इसे कंसीडर करोगे तो ये तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? ई कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि एरिया के डायरेक्शन में होगा, और ये कंपोनेंट जो होगा ई साइन थीटा होगा। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, ये जो ई साइन कंपोनेंट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट है, वो किस तरीके से होगा? वो इन द प्लेन ऑफ द सरफेस होगी, और इसका कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ना, दिस इज द कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा। और ये किसके डायरेक्शन में है बेटा? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इस सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होगी वो ई कॉस थीटा इंटू ए भी हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और we can also write this is equal to E dot A. This is what? This is the dot product. ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इस चीज को आप समझ लीजिए। क्लियर है क्या बात? अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली इज डिफाइन एज E dot A। एंड यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो दिस इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने होते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? ई डॉट ए होती है। क्लियर है क्या बात? तो आप ध्यान से देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बेटा। व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? अब देखो, यदि मैक्सिमम फोर इफ ऐसे लिखते हैं, इफ थीटा इज जीरो का मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब ये तो एरिया वेक्टर हो गया इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बेटा? इसी डायरेक्शन में है। तो जब थीटा जीरो होगा तो फाई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos की वैल्यू cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी बेटा? E इंटू ए हो जाता है। इसी तरीके से यदि मैं एक और केस बना दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट इज, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। डायग्राम कैसे बनेगा? यदि आपका ये एरिया वेक्टर है, यदि ये सरफेस है,
तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन द प्लेन ऑफ द सरफेस ही होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो इससे लिंक फ्लक्स कितनी हो जाएगी, ई ए कॉस 90, फ्लक्स कितनी होगी ई ए कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज 0। ये बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या बात? आगे बात समझ में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करके हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसमें इधर हो जाएगी। किस तरीके से मैं बना ही देता हूं, है ना, कि जैसे मान लिया एरिया वेक्टर आपने इधर माना और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। नहीं आई बात समझ में? तो जो फ्लक्स हो जाएगी वो ई ए कॉस 180 हो जाएगी, और फ्लक्स की वैल्यू माइनस ई इंटू ए हो जाती है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। अब मैं छोटे छोटे से सिंपल एग्जाम्पल आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया वेक्टर है ना, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, और ये रिंग है। क्या है बेटा? ये रिंग है, और रेडियस कितनी है इसकी, मान लेते हैं 2 मीटर है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, इस तरीके से बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा 3 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। आखिरी बात समझ में, वोल्ट पर मीटर आ रही है ना, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं, तो आप डरने की बात नहीं है, न्यूटन पर कूलम भी इसका F = Q × E, F = Q × E, तो E कूलम न्यूटन पर मीटर। तो इससे लिंक विद फ्लक्स जो दीदी आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे कि बेटा एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर है, यानी कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके बीच में एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ई ए कॉस 0, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 3 × 10⁻³, एरिया वेक्टर कितना है πr², r की जगह क्या लिख दूं 2, तो कितना हो 3 × 4 = 12 पाई × 10⁻³ वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि यदि अब आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि उनके बीच में कुछ एंगल भी दिया हुआ है। एंगल कैसे बेटा, एरिया वेक्टर तो ये हो गया। आप एक एरिया के लिए पॉइंट ये लिख सकते हो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही लेनी है, एक ही डायरेक्शन में लेनी है, और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और वो उस क्वेश्चन में वैलिड होगी। बस ये आप बात ध्यान रखना है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपने एरिया वेक्टर, एरिया क्या है, वेक्टर होता है और वो चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लिया ये सरफेस है, ध्यान सुनो, तो ये सरफेस और ये सरफेस इस तरीके की सरफेस है, तो आप एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसे भी अज्यूम कर सकते हो, और ये भी एरिया वेक्टर हो सकता है सेम सरफेस के लिए। सेम सरफेस के लिए 2 एरिया वेक्टर होते हैं, लेकिन आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि यदि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो और आपने ये मान लिया कि इस एरिया में वेक्टर की डायरेक्शन एरिया के इधर की ओर है, तो ये वाला वेक्टर नेगेटिव होगा। तो यदि आपने इसे पॉजिटिव लिया है तो पूरे एक क्वेश्चन में इसी वेक्टर को, इसी डायरेक्शन, इस एरिया के इसी डायरेक्शन को पूरे क्वेश्चन में प्लस मान करके ही सॉल्व करेंगे। ये बात है। तो जैसे कि अभी तो खैर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए यदि एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा 3 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर दे रखी है, और उनके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी टिल्ट है और सेम नहीं है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है। मैंने चित्र भी बहुत अच्छा प्यारा चित्र बनाया है आपके लिए, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे, जबकि इसमें एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। क्लियर है के बाद? तो जो फ्लक्स होगी उसमें ई ए
ई ए कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ और एरिया की वैल्यू सेम एरिया ले लेते हैं हम r इज टू 2 मीटर है, तो πr², तो कितना आ जाएगा बता सकते हो, इंटू cos 60 तो रह गया बेटा, इंटू 1/2, तो आ जाता है 6 पाई × 10⁻³ वोल्ट मीटर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद एग्जांपल। अब हम एक दूसरा सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, वो सवाल कौन सा है कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके प्लेन में हो, यानी कि ये तो प्लेन हो गया है ना, ये तो रिंग हो गई या डिस्क मान लो, और ये तो एरिया वेक्टर हो गया, और जो अपना इधर लिख लेते हैं, और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके प्लेन में इस प्रकार से है। अगली बात समझे, इसी के प्लेन में, ये तो साइड व्यू होगा, थोड़ा टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू से जो r है वो रेडियस 2 मीटर इस तरीके से है, तो एरिया वेक्टर तो बेटा ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? एरिया वेक्टर ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो थीटा 90 होने के कारण जो फ्लक्स लिंक है वो ई ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फ्लक्स लिंक विद दिस इज 0। इसका मतलब क्या है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से किसी सरफेस के पैरेलल, किसी सरफेस के प्लेन में है, किसी सरफेस के प्लेन में है, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उससे लिंक फ्लक्स कितनी होगी 0 होगी। मैं आपको और एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि ये सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मान लिया उसी के सरफेस में, उसी के प्लेन में है ये, और बेटा एरिया वेक्टर कैसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी बेटा 0। इसी तरीके से यदि मान लेते हैं इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे जा रही है, मान ले ऐसे जा रही है, कैसे भी जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फ्लक्स लिंक विद दिस इज ऑल्सो 0। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि टोटल फ्लक्स हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल एरिया है ना, स्क्वायर एरिया है, मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर ऐसे करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर है और जो साइड है 2 है, तो फ्लक्स कितनी होगी? तो बता सकते हो फ्लक्स कितनी होगी बेटा ई ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई की वैल्यू 6 × 10⁻³ और एरिया की वैल्यू, स्क्वायर का एरिया कितना होगा बेटा, एरिया होगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है 4 मीटर स्क्वायर आ जाता है। चार्जिंग 24 × 10⁻³ यानी 2.4 × 10⁻4 वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आ जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे कि अब ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, पहले मैं डायग्राम बना करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना, और इसमें हमें सरफेस दे रखी है, ये हमारे पास सरफेस है ना, ये 3 मीटर है, मान लेते हैं 3 मीटर है,
और ये 4 मीटर है। आगे बात समझ में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, 10 के कैप वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो आपको बतानी है फाइंड फ्लक्स लिंक विद सरफेस, है ना, ABCD। ABCD क्या है, ABCD। ध्यान से देखो बेटा, इससे लिंक विथ सरफेस, इस सरफेस से लिंक विथ फ्लक्स निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बेटा वो के कैप में है, ये एक्स और वाई में है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के की डायरेक्शन में है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। के की डायरेक्शन में है ना, ये कितना 10 के कैप वोल्ट पर मीटर है। आगे बात समझ में, ऐसे करके निकल रही है, ऐसे करके, दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके ये इस तरीके से निकल रही है। तो देखो ध्यान से कि एरिया वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों की ही डायरेक्शन के कैप की डायरेक्शन में है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, ऐसे लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है बेटा 10 के कैप वोल्ट पर मीटर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो एरिया वेक्टर है वो भी के डायरेक्शन में है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द एरिया वेक्टर, और जो कि के कैप है। और इसका एरिया कितना आएगा, 4 या 12 के कैप मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाता है, इसलिए जो फ्लक्स होगी वो ई डॉट ए होती है। तो ई डॉट ए कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 के कैप, डॉट एरिया कितना है बेटा 12 के कैप, तो कितना जाता है डॉट के कितना होता है 1, तो आ गया 120 वोल्ट मीटर टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्वेश्चन आ जाती है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो अपने को कैसे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी 5 i कैप प्लस 4j प्लस 9 के कैप, द बोल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट एरिया दे रखा है एंड इट इज लाइंग इन YZ प्लेन। ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ही ध्यान से प्यार से सुनने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो 5 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9 के कैप वोल्ट पर मीटर है। इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है ना, वोल्ट पर मीटर इस तरीके से दिया हुआ है। और जो एरिया है वो कितना है, एरिया इज 20 यूनिट, और किस डायरेक्शन में है बेटा YZ प्लेन में है। YZ प्लेन में किस प्रकार से होगा कि मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो YZ प्लेन कौन सा हुआ बेटा, YZ प्लेन ये हुआ। आगे बात समझ में, तो ये एरिया है ऐसे करके, तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा। ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि जो टोटल एरिया है वो 20 यूनिट है ना, 20 यूनिट है या 20 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो 20 है और जो एरिया वेक्टर है वो x डायरेक्शन में होगा। आप ऐसे इसे देख सकते हैं कि ये y है और ये z है, तो x y z, तो x क्या होगा इधर, ऐसे बना ना, ये तो बोर्ड पे हो गया, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये x, ये y, ये z, x y z ऊपर की ओर। तो ये x है, तो जो प्लेन है हमारा वो किस डायरेक्शन में है बेटा, ये तो हमारा मान लेते हैं ये हमारा x है, और जो प्लेन है वो YZ डायरेक्शन में है। तो जो ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो x डायरेक्शन में ही होगा। तो जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप, ये मतलब है कहने का। तो अब एरिया वेक्टर आ गया, ई वेक्टर आ गया, तो जो हमारी फ्लक्स होती है वो कितनी होती है बेटा, ई डॉट ए के इक्वल होगी। तो ई की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, 5 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9 के कैप, है ना, डॉट एरिया कितना है बेटा 20 i कैप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए कि j डॉट आई और k डॉट आई 0 हो जाएंगे, केवल i के साथ i डॉट होगी, और वो कितनी होगी 5 दूनी 10, 100 वोल्ट मीटर जो आती है फ्लक्स इस क्वेश्चन के लिए आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है।
अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हम सीख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना यदि हमें आ जाएगा तो हम गॉसेस लॉ को समझने में आसान से करेंगे। जैसे कि सेम क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 8 I कैप 4 J कैप प्लस 3 K कैप न्यूट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, सरफेस एरिया 100 यूनिट है और लेकिन वो XY प्लेन में है। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे, कि मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 8 I कैप 4 J कैप प्लस 3 K कैप आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो ये कितना है बेटा, दिस इज द x वेक्टर, दिस इज द y वेक्टर एंड दिस इज द z वेक्टर। क्लियर है कि बात? तो इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि जो एरिया का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 100 यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। दूसरा जो सरफेस है वो XY प्लेन में है, XY प्लेन का मतलब सरफेस ये वाली प्लेन में है। तो जो एरिया है वो ये है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो K डायरेक्शन में ही होगा। आ गई बात समझ में? एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, K डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर को लिखेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा इसका, K कैप, और एरिया कितना दे रखा है, 100 K कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर। यदि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मालूम है तो फ्लक्स निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, E डॉट A से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, 8 I कैप 4 J कैप प्लस 3 K कैप। डॉट प्रोडक्ट किसका करें बेटा, 100 K कैप का करें। अब डॉट प्रोडक्ट यदि आप जानते हो तो I और K और J और K का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, K और K का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। 3 × 100 यानी कि 300 वोल्ट मीटर टोटल फ्लक्स आ जाती है। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। तो ये है। तो अब हम देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन क्या बता देता हूं, ध्यान से सुनो, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है और कितनी है, 100 प्लस 50x है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वोल्ट पर मीटर। ये किस डायरेक्शन में दे रखी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और कितनी, 100 प्लस 50x I कैप वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। देयर इज ए क्यूब। कौन सा क्यूब है मैं बता देता हूँ। साइड इसकी कितनी है बेटा, 1 मीटर है और क्यूब XY प्लेन में इस प्रकार से रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? कितनी साइड है बेटा इसकी, इसकी साइड है 2 मीटर। ये कितना है, ये x है, ये y है, ये z है। इस तरीके से आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। ये x y z है ना। और क्यूब की साइड कितनी है बेटा, क्यूब ऑफ साइड कितना, 1 मीटर, है ना। क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो आपको ये बताना है, फाइंड, मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब एज शॉन इन फिगर। क्लियर है क्या बात? तो अभी मैंने एक आपको इससे पहले जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो आपको ये बताया था कि, है ना, या उसके बाद में बताया था, क्या बताया था कि आपको एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में एरिया की एक ही डायरेक्शन को आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस मान लेंगे और उसे पूरे क्वेश्चन में रख करके सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल है। ध्यान से देखो, यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है, ऐसे करके।
है ना। कांस्टेंट है या नहीं है वो तो बात अलग है, लेकिन इसमें ये आपको देखने से पता लग जाएगा कि इस क्यूब की जो है वो 6 सरफेसेस होती हैं, 6 सरफेस हैं। पहली सरफेस तो ये वाली है जो ऊपर नजर आ रही है, फिर दूसरी सरफेस आपकी ऊपर है, फिर उधर है, फिर उधर है, फिर नीचे है। तो आपको देखने से पता लगेगा ये जो 4 सरफेस हैं जो आपके सामने है, ऊपर है, पीछे है और नीचे है, ये वाली साइड और ये वाली साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पैरेलल टू द सरफेस ही होगी। जैसे आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं एक सरफेस तो ये हो गई और एक सरफेस आपकी ये हो गई, है ना। और तो क्यूब कौन सा है, ये वाला, ये है ना, ये क्यूब बन जाएगा ना ऐसे करके। क्यूब क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये जो सामने वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, पीछे, और ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके पैरेलल है। तो इन चारों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर क्या होगा इस सरफेस के लिए ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर की ओर होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर इसके लिए, तो एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स लिंक कितनी होगी, 0। तो इस सरफेस से भी फ्लक्स 0, सामने वाली से भी 0, इन चारों से फ्लक्स कितनी होगी, 0 हो जाएगी। फ्लक्स कहां से निकलेगी, प्लस से निकलेगी। देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 हो जाती है और इसका जो एरिया है, क्यूब साइड 1 मीटर है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया यदि आप ऐसे लोगे तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है, यानी कि इस सरफेस से बाहर निकल रही है, तो जो फ्लक्स φ1 मान लें, तो जो φ1 होगा वो E1 × A होता है। और E1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे कि ये जो लाइन है ये तो x एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये तो x = 0 है और x = 1 है। इस सरफेस पर ये वाली जो प्लेन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी और यहाँ पर x = 1 रख देंगे। जब यहाँ x = 1 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50 × 1 = 150 वोल्ट मीटर हो जाती है, वोल्ट पर मीटर हो जाती है। तो ये जो आएगा 150 × 1 51 + 150 वोल्ट मीटर आ जाएगा इस वाली सरफेस से, साइड वाली सरफेस से। जबकि इस वाली सरफेस में यदि आप देखोगे तो इस वाली सरफेस में जो है वो एंटर कर रही है, ऐसे करके एंटर कर रही है। आ गई बात समझ में, ऐसे करके एंटर कर रही है, ठीक है। तो इसमें एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और एरिया वेक्टर कैसे लोगे, इधर की ओर लोगे। तो इसमें जो ये तो इनवर्ड फ्लक्स है, जो आप ऐसा रूल बना लो कि जो इनवर्ड फ्लक्स है वो कैसे लोगे, वो नेगेटिव साइन के साथ ले लोगे। जो एंटर करेगी वॉल्यूम में उसे नेगेटिव साइन के साथ, जो आउटवर्ड होगी उसे क्या लेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव साइन के साथ आप एज्यूम कर लोगे। तो यहाँ पे देखो x = 0 पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो यदि यहाँ x = 0 रखोगे तो 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। तो जो इनवर्ड फ्लक्स होगी उसे मैं φ2 लिख देता हूँ, जो कि नेगेटिव होगी। क्लियर है क्या बात, जो कि नेगेटिव होगी। और एरिया वेक्टर भी क्या लेंगे, एरिया वेक्टर ऐसे करके परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस है ना, एरिया वेक्टर इधर की ओर है अब की बार, है ना। क्लियर है क्या बात, एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द सरफेस है। तो कितना लेंगे, नेगेटिव में आएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो E2 cos 180 भी लिख सकते हैं। नेगेटिव सर फ्लक्स इनवर्ड है तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिख करके E2 × A कर देंगे। E2 की वैल्यू 100 है और एरिया की वैल्यू 1 आएगी फिर से, तो φ2 कितना जाएगा, -100 वोल्ट पर वोल्ट मीटर आ जाएगा। इसलिए जो नेट फ्लक्स होगी बेटा, नेट फ्लक्स वो φ1 + φ2 हो जाती है। φ1 की वैल्यू 150 - φ2 की वैल्यू 100, तो 50 वोल्ट मीटर इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टोटल फ्लक्स निकालने का क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। आगे बात समझ में, तो ये वाली बात है ना। अब देखो और मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, आपको फ्लक्स फाइंड कराने की हम डिफरेंट तरीके से कोशिश करेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें एनालिटिकली आते हैं जो आपको बिना मैथमेटिक्स के लगाए सॉल्व कर देने हैं।
जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिंग है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं वो कांस्टेंट एंटर हो रही है। सवाल हम कर चुके हैं इस प्रकार का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बेटा परपेंडिकुलर है, इसकी रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी इससे वो E इंटू ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों को साथ में ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बेटा, E इंटू पाई आर स्क्वायर हो गई। क्लियर है के बाद, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मान लेते हैं कि अब हमारे पास ऐसा नहीं है, एक हेमी स्पेरिकल शेल है, हेमी स्पेरिकल शेल, ध्यान से सुनना। तो हेमी स्पेरिकल शेल कैसे होती है, उसकी भी रेडियस हमने r मान ली। अब ये जो है इसके अंदर एंटर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर ऐसे आएगी, एंटर करेगी इस प्रकार से और बाहर इस तरीके से आएगी, एंटर करेगी और बाहर आएगी, एंटर करेगी और बाहर आएगी, एंटर करेगी और बाहर ही आ जाएगी। क्लियर है के बाद हम ये साइन बाद में लगा सकते हैं और यहाँ से देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाती है ना। तो अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताई थी वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल ही बताई थी। ध्यान से देखो, 3 3 दूनी 6, चलो एक और बना देते हैं हम, इसमें ये ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है जैसे इसमें थी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम है और इसकी भी रेडियस कितनी है, r है। तो आप मेरे को बताओ कि जब ये केवल और केवल रिंग थी और इस पे स्फेरिकल शेल हमने नहीं चढ़ाई थी, अब हम इस पे स्फेरिकल शेल यदि चढ़ा दें तो इस एरिया से लिंक नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, उतनी ही है जितनी पहले थी। ये वाला एरिया हो ना हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है एरिया का वो हमें लेना है, हमें बाकी कुछ नहीं लेना है। इफ वी जो इसमें एरिया होगा, एरिया वुड बी द प्रोजेक्शन। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो नेट फ्लक्स होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। क्लियर है, तो आप ई कॉस थीटा इंटू ए किया था जब हमने डेरिवेशन किया था, आप इसे कैसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज ए कॉस थीटा इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की जो प्रोजेक्शन होगी उसे ही आप काउंट करोगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे आपने डिस्क ली थी तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक स्क्रीन लगा दोगे, पर्दा लगा दोगे और जब आप इधर से लाइट डालोगे तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, वो पाई आर स्क्वायर ही बनेगी। इसी तरीके से यदि आपने हेमी स्फेरिकल शेल ले भी ली और आपने एक चादर लगा दिया यानी पर्दा, यहाँ पे पर्दा लगा दिया और जब आप लाइट डालोगे तो यहाँ पे जो शेप बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी और उसकी रेडियस r होगी और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से आपने यदि एक इस प्रकार की r रेडियस की सरफेस ली है और इधर आपने इस तरीके का वो ले लिया है, इर्रेगुलर सरफेस ले लिया है। जब आप इधर से लाइट एंटर करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, आपको इधर एक सरफेस मिलेगी जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा और रेडियस r होगी। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सेम है ना, कितनी है, 6 फील्ड लाइन जा रही थी और 6 ही फील्ड लाइन इसमें से निकल रही थी। तो इसके पीछे क्या है वो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है, एरिया का प्रोजेक्शन लेना है, दैट्स इट। तो तीनों केस में इसमें भी फ्लक्स जो आएगी वो E इंटू पार स्क्वायर ही आएगी। ये मैं आपसे कह रहा था। जैसे कि मान लेते हैं आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने यहाँ पर एक कौन ले लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। तो जब आप ये कौन की रेडियस कितनी r है और हाइट इसमें h दी हुई है, तो जब इसमें से आप एंटर करोगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है और आपको इसमें से फ्लक्स निकालनी है, तो आप एरिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एरिया कौन सा लूँ, पाई आर 1/3 पाई आर एल लूँ या पाई आर स्क्वायर लूँ या पाई आर स्क्वायर एच किस प्रकार से लूँ। तो आपको क्या करना है, इधर से लाइट डालनी है। जब आप लाइट डाल लोगे तो इधर कौन हो, ये इरेगुलर सरफेस हो या इधर गोला हो, तो जो यहाँ प्रोजेक्शन बनेगी वो आर रेडियस की रिंग बनेगी और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो E इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल ही होगी। इसी तरीके से आपने ये कौन ले लिया अभी तो, है ना। कौन लेने के बाद यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप कोई सिलेंडर ले लेते हो इस तरीके से, है ना, सिलेंडर नहीं लेते, सिलेंडर नहीं लेने की जगह से और दूसरे एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन कि
हाँ, ध्यान से देखो, सिलेंडर ही लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर कितना है, रेडियस r है, हाइट h है। ये सिलेंडर है ना। हाइट कितनी है बेटा इसकी, h, और रेडियस कितना है इसका r। तो आप ध्यान से देखो कि जब आप इधर से लाइट डालोगे, जब आप इधर से लाइट डालोगे तो इधर पर्दा लगाओगे तो आपको किस प्रकार की शेप दिखाई देगी। ध्यान से देखोगे तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो लाइट जो होगी यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आपको इस सरफेस पर एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। ध्यान से देख लो कैसे। आपने यदि एक ये लिया है क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर कैसा लिया है, इस तरीके का सिलेंडर लिया है, तो जो प्रोजेक्शन बनेगी वो रेक्टेंगल बनेगा। इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में इसमें से अगर जो ये सॉलिड है, मतलब चारों तरफ से है, तो जितनी फ्लक्स जाएगी उतनी फ्लक्स वापस भी आएगी। कि पहले तो ये हाइट देखो, पहले तो इसकी हाइट देखो बेटा, हाइट कितनी है, और ये रेडियस यदि सिलेंडर की r है तो ये जो विड्थ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी। तो जो इसका एरिया होगा वो h इंटू 2r होगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ, आपको तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से, है ना, ये है, अपन इसे क्लियर कर देते हैं तभी आप समझ पाओगे। तो ये बात है। तो इधर क्या बनेगा बेटा, ये जो इसका एरिया होगा, एरिया वो h इंटू 2r के इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात। अब देखो ये एरिया है, तो यदि आप इधर से देखोगे तो इस वाले पोर्शन से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, फ्रंट वाला पोर्शन, तो फ्रंट वाले पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घुसेगी उसे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो इधर से तो घुसेगी इनवर्ड, और इधर से क्या आएगी, बाहर आएगी, इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से। कौन से वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से। फ्लक्स क्या आएगी, ये होगी आउटवर्ड, ये होगी इनवर्ड। ये फ्लक्स नेगेटिव होगी, ये फ्लक्स पॉजिटिव होगी। नेगेटिव तो होगी लेकिन कितनी होगी, E इंटू एरिया, प्रोजेक्शन एरिया कितना है, H इंटू 2R। ये वाली फ्लक्स प्लस होगी E इंटू एरिया। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। टोटल फ्लक्स 0, टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगी। लेकिन यदि इस केस में तो टोटल फ्लक्स 0 हो गई, लेकिन यदि आप थोड़ा सा जो सिलेंडर है वो हेमी सिलेंडर ले लो, इस प्रकार से यदि आप लोगे, है ना, कैसे इस प्रकार से यदि आप लोगे तो ये सिलेंडर इस तरीके से बन जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को थोड़ा बनाने में, है ना, इस तरीके से बन जाता है। ये ऐसे करके बन जाएगा, दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके बन जाएगा, है ना, ऐसे करके ये बन गया। देखो बना ही दिया आखिर अपन ने, है ना। तो अपन तो क्या है, बना ही देते हैं सब। ये थोड़ा पीछे आएगा। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखोगे आप तो ये इस तरीके से आएगा सिलेंडर, और ये एक शेप बन जाएगी इस तरीके से। तो जब आप देखोगे तो इधर यदि आप पर्दा रखोगे, इसकी हाइट तो कितनी है, h है, और इधर से क्या डालोगे, आप लाइट डालोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना। और ये क्या है, होलो है। क्या है ये, होलो है। तो केवल यहाँ पे तो सरफेस है ही नहीं, ये तो खाली है, खोखला है। तो फ्लक्स इसमें से बाहर ही निकलेगी, इस वाली सरफेस से। कौन सी वाली सरफेस से बेटा, ये वाली जो सरफेस है ना, पीछे जो आ रही है। और जो यहाँ पर जो इसका एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, है ना, कितना एरिया बनेगा, वो एरिया बनेगा आपका, ये जो परछाई बनेगी, ये तो हाइट h है, और ये कितनी हो जाएगी, 2r। कितना है बेटा, ये रेडियस यदि सिलेंडर की r है तो इसकी विड्थ 2r हो जाएगी, और एरिया कितना हो जाएगा, h इंटू 2r। तो ध्यान से देखो बेटा, जो फ्लक्स लिंक विद दिस होगी इस क्वेश्चन में, वो E इंटू एरिया होगी। एरिया कौन सा आएगा, प्रोजेक्शन का एरिया आएगा, और वो h इंटू 2r के इक्वल हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन की हेल्प से एरिया भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका रिजल्ट आपको याद रखना है, जो कि नीट और जेईई मेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्टली उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। पहले तो मैं उसका डेरिवेशन करूंगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे याद करने का भी एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्यू चार्ज है ना, और यहाँ पर
एक x डिस्टेंस पर, है ना, r डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक रेडियस r का सरफेस है, r रेडियस r की सरफेस है। तो देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जाएगी बेटा, इसे r को मैं थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूँ। जो प्लस q है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे करके निकलेगी ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, ऐसे करके, ध्यान से देखो, ऐसे करके ऐसे, इट वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी लाइक दिस। बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है, नहीं, ऐसे करके। तो आपको निकालनी है, यदि इसकी रेडियस r हो और ये चार्ज q है जो कि इससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R placed at distance small r from charge। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना। सारा कॉन्सेप्ट जितना आपने सीखा है सब इसमें लग जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, थोड़ा इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन भी करेंगे हम। कि मान लेते हैं हमारे पास ये रिंग है ना, और यहाँ पर हम x डिस्टेंस पर एक dx रिंग का एलिमेंट मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात, क्या मान लेते हैं, dx एलिमेंट का एक रिंग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रिंग मान लेते हैं, रिंग, है ना, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं रिंग, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखो ये प्लस q है, यदि ये r है और ये x है, तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E कितनी होगी बेटा, ये आर एक्स, ये कितनी होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। दूसरी बात, यदि एंगल थीटा है, इसे थीटा ना मान करके क्या मान लें हम, थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लें, तो ये कितना हो गया अल्फा। तो अब देखो ये जो रिंग बनी है, ये जो रिंग बनी है इसमें मैं यहाँ बनाता हूँ, ये जो आपकी रिंग बनी है, रिंग है ना, डिस्टेंस कितनी थी x और विथ कितनी मान लें इसकी बेटा, इसकी विथ मान ली मैंने x डिस्टेंस पे dx विथ की रिंग मान ली। तो बेटा ये जो इसका जो एरिया होगा, है ना, डी एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर, तो जो डीए वेक्टर होगा, बहुत बार हम बता चुके हैं कि इसका एरिया जो होगा 2πx इंटू dx होगा। वो कैसे होगा, फिर से मैं बताता हूँ कि आप इस रिंग को यहाँ से काट दो और इसे फैला दो। जब आप इसे काट करके इस तरीके से फैलाओगे तो ये फैल करके हो जाएगी। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2πx, और ये बेटा विथ कितनी है, विथ यानी ये विथ कितनी है dx, तो इसका जो एरिया होगा dA वो लेंथ इंटू विथ हो जाता है। आगे बात समझ में। तो बेटा ये जो डीए वेक्टर है, छोटा सा वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वेक्टर है और उसके बीच में छोटा सा एंगल अल्फा है और डीए वेक्टर है कितना 2πx dx। तो हम टोटल डिस्क के थ्रू तो फ्लक्स नहीं निकाल सकते, लेकिन इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लेंगे, ई कॉस अल्फा ले लेंगे, क्योंकि ई साइन अल्फा जो होगा वो तो पैरेलल टू द प्लेन हो जाएगा। तो जो डी फाई होगी वो ई डॉट डी ए होती है, और दोनों के बीच ई डी ए कॉस अल्फा एंगल है, तो जो डी फाई है वो ई डी ए कॉस अल्फा आ जाता है। तो टोटल यदि आपको फ्लक्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स कितनी आएगी, ई डी ए कॉस अल्फा आ जाएगी। अब इसका देखो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ है मेडिकल के बच्चों के लिए, जेई के बच्चे तो फटाफट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो जो टोटल फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखो थोड़ा सा, कि जो टोटल फ्लक्स है इंटीग्रेशन है ना, ई वेक्टर कितना है बेटा, ई वेक्टर है के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और कहाँ गया डी ए वेक्टर कितना है 2πx इंटू डी एक्स है ना, कॉस अल्फा, ध्यान से देखो कॉस अल्फा कितना होगा, आधार बटे आधार इंटू हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है के बाद। तो थोड़ा देखो के क्यू, तो इसमें भार आ जाएगा 2π भी भार आ जाएगा बेटा, ऊपर आर भी भार आ जाएगा, के क्यू 2πr भार आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x और नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या बात। तो जो टोटल फ्लक्स होगी इंटीग्रेशन ऑफ, इसे थोड़ी देर के लिए मैं c मान लेता हूँ, है ना, c मान लेते हैं इसे, और इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब आपको यदि इसका इंटीग्रेशन करना आता है
तो वह मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, टी स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2x dx इजिकल टू 2t dt, तो x dx इजिकल टू t dt आ जाता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो x dx लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ये, x dx लिखा हुआ है, x dx, तो x dx को t dt लिख लेंगे। नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यदि आप टी स्क्वायर लिखोगे तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाती है। ध्यान से देखो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके टी डी टी, ये 2 से 2 कट जाएगा, टी की पावर 3 आ जाएगी, और ये आ जाता है सी 1/t की पावर 2, और इसे हम 5 को लिख सकते हैं सी टी की पावर -2 dt। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर -2 का, वो टी की पावर -1/-1 आता है, और c -1/t, और ध्यान से देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर भी आ जाता है। अब हम इसमें x आ गया, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम इसमें अब पुट कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। हमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से नहीं लगाने हैं। कैसे कि जो x की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, जो छोटी, देखो लिमिट कैसे देखते हैं कि ये जो रिंग है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, x बराबर 0 से रिंग स्टार्ट बनना होंगी चालू, और कहाँ तक चली जाएगी बेटा, x इजिकल टू r तक चली जाएगी। तो आप लोअर लिमिट क्या रखोगे बच्चे, इसमें लोअर लिमिट 0 रखोगे और अपर लिमिट क्या रख दोगे, कैपिटल R। तो c पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह r² प्लस r², फिर क्या रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r। तो ये आ जाता है 1/r√1/r² प्लस x r² आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा c की वैल्यू रख लेता हूँ। c की वैल्यू q 2π थी, तो q ध्यान से देखो 2πr और k की जगह 4πε0 रख लेता हूँ। 1/r/√r² प्लस कैपिटल R² रख लेता हूँ। अब मैं ध्यान से देखो इसे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई और लिखने वाला हूँ। इधर लिख देते हैं अपन, कैसे कि जो फ्लक्स आएगी वो 2π से कट जाएगा, तो q/2ε0 और r से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये r/r माइनस r/√r² प्लस कैपिटल R² बन जाएगा, और r से r कट जाएगा, तो फ्लक्स जो होगी वो q/ε0 1 माइनस r/√r² प्लस स्मॉल r² आ जाता है। एक तो इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू था और ये था, है ना, मैंने चित्र ही गंदा कर दिया थोड़ा सा, फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा, ये है ना। इसे यदि आप इस एंगल को, जो कि कांस्टेंट है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा कांस्टेंट रहेगा, अल्फा वेरिएबल था, अल्फा ये था, ये था, ये था, और अल्फा 0 से थीटा तक जाता है, तो जो कॉस थीटा होगा इसमें वो कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, √r² प्लस स्मॉल r², तो कॉस थीटा r/√r² प्लस r², और यही ये लिखा हुआ है q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको बेटा फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई कि किसे याद करना है, आपको इस रिंग से जो सरफेस से फ्लक्स पास होती है उसे q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में याद करना है। इसे हम गॉसेस लॉ में भी पढ़ेंगे, जब हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे, तो जो फ्लक्स होती है वो q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके से बार बार पूछा जाता रहा है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। यदि आपको डेफिनेटली समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो भैया एक बार फिर से इसे देखो, कोशिश करो, फिर भी बात नहीं बनती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है। तो इसमें हमने काफ़ी पढ़ लिया है ना। अब मैं आपको इस लेक्चर का लास्ट
जो है टॉपिक है वो बता देता हूँ। वो टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बाद हम गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा 15 मिनट 17 मिनट का लेक्चर हो गया है। जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ही है, लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट है। किसके लिए है? जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी है वो ओपन सरफेसेस के लिए पढ़ी है, और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर ओपन सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो थी वो E ऐसे थी, ये E था और ये dA था, है ना? क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ओपन सरफेस के लिए ही बात कर रहे हैं हम, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो अपन क्या करेंगे, एरिया नहीं लेंगे, है ना? क्या ले लेंगे? स्लाइटली एरियल एलिमेंट ले लेंगे dA। तो अपन क्या करेंगे, तो जो टोटल फ्लक्स नहीं लिख सकते, फिर हम टोटल फ्लक्स नहीं लिख सकते, हम इस एलिमेंटल एरिया से dA से पास होने वाली फ्लक्स को लिख सकते हैं कम से कम, और वो क्या होगा, E डॉट dA होगा। तो यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, E डॉट dA लगा दोगे, ये होती है टोटल फ्लक्स। कब? जब E क्या हो, E वेरिएबल हो, E क्या हो, वेरिएबल हो। ऐसे E कांस्टेंट के लिए भी वैलिड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन E वेरिएबल होता है तो हम dA एलिमेंट, एरियल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और d5 लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, निकल जाता है। ये किसके लिए है बेटा? ओपन सरफेस के लिए है। इसी तरीके से यदि मान लिया सरफेस क्लोज है, सरफेस क्लोज कैसी? ऐसी एक क्लोज सरफेस है, तो हम फिर से क्या लेंगे, एक dA एलिमेंट लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल होगा, और हम क्या कर देंगे, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एलिमेंटल एरिया से होने वाले, गुजरने वाली एलिमेंटल फ्लक्स E डॉट dA का इंटीग्रेशन ही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जो ये क्लोज्ड सरफेस है, कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो इस ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस आएगी, यहाँ ओपन आएगी, ओपन सरफेस, यहाँ पे क्या आएगी बेटा, सरफेस क्या है बेटा, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो जब आप क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन निकालते हो तो आपको यहाँ पर एक चिन्ह लगाना पड़ेगा, जिसे गोला बोलते हैं, जिसे सर्कुलेशन बोलते हैं, मैथमेटिकल में गोला तो नहीं बोलते, E डॉट A। तो दोनों ही चीज लगभग एक जैसी हैं, केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जबकि ये ओपन सरफेस से गुजरने वाला, पास होने वाला फ्लक्स है। तो दोनों में डिफरेंस है, और इस सर्कुल के क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन, है ना, बोलते हैं। और इसे मैथमेटिकली क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एरिया सरफेस, वो बोर्ड पे दे देगा, है ना, जैसे ये सरफेस 1 दे दिया है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही हम करते हैं, यहाँ तक मैंने करा दिया है आपको, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन, क्लोज काउंटर भी बोलते हैं इसे, है ना, क्लोज लूप भी बोलते हैं, क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन उसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ की, और क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रत्येक माता पिता अपने संतान के उज्जवल भविष्य और सुख की कामना करते रहते हैं, और उसके लिए जीवन भर प्रयत्न भी करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जिस मार्ग पर चल करके उन्हें सफलता प्राप्त हुई है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को, धूप छाव को उन्होंने देखा है और संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है, उसी मार्ग पर उसकी संतान भी चले। उसी मार्ग के कंकड़ पत्थर और धूप छाव को सह करके, संघर्ष करके, नई चुनौतियों का सामना करके वह सफलता को प्राप्त करे। परंतु ऐसा करते समय हम 3 प्रश्नों पर विचार करना भूल जाते हैं। कौन से प्रश्न? ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को अपने साथ लेकर के नहीं आता? तो आप मेरे को बताइए कि बीते हुए समय के अनुभव, यानी आपके अनुभव जो आपने अपने पास्ट में गेन किए थे, वो अनुभव नई पीढ़ियों को किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक बालक में अपने माता पिता की छवि होती है, अर्थात जो संस्कार माता पिता से बच्चे को मिलते हैं, बालक को मिलते हैं, वही उसके अनुरूप वो कार्य करता है। परंतु ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि उनको जो अंदर के भीतर की शक्ति मिलती है वो ईश्वर ही प्रदान करते हैं। तो
जिस मार्ग पर चल करके माता पिता को सफलता प्राप्त हुई है, उसी मार्ग पे चल करके उनकी संतानों को भी सफलता प्राप्त होगी। क्या ये निश्चित है? थोड़ा विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन में संघर्ष और नई चुनौतियां जीवन में कई प्रश्नों के उत्तरों का द्वार नहीं खोलते? यदि हम अपनी संतानों को इन संघर्षों और जीवन की नई चुनौतियों से, प्रश्नों से वंचित कर देंगे तो ये उनके लिए निश्चित रूप से लाभकारी नहीं होगा, ये उनके लिए हानिकारक होगा। अतः जिस प्रकार बालक का चरित्र निर्माण करना उनके भविष्य निर्माण करने से अधिक श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार आप अपनी संतान के मार्ग को निश्चित करने के बदले आप उन्हें जीवन में आने वाली नई चुनौतियां और संघर्षों से जूझने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं और उन्हें ज्ञान प्रदान करें। यदि आपको ये बात अच्छी लगे तो आप इसे आगे बढ़ाइए अपने और समाज के कल्याण के लिए।